नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया। हिस्टोरिक डिसीजन और जजमेंट हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in respect to the creamy layer in SCs and STs। आप सब जानते हैं कि अभी तक जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो केवल ओबीसीज में अप्लाई होता था, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए अप्लाई होता था। अब आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है कि क्रीमी लेयर इन एससीज एंड एसटीज, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया। तो आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, और इस केस का नाम जैसा कि आप जानते हैं कई बार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के केस को उद्धृत करना या लिखना। तो आपको याद रखना है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स 2024। ये 7 न्यायाधीशों की ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 6 और जज थे, मिस्टर गवाई जो कि बहुत ज्यादा टिप्पणी किए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जजमेंट 6-1 से पास हुआ, यानी कि 7 जजों की जो बेंच थी उसमें से 6 जज इस पक्ष में रहे, इस जजमेंट के पक्ष में रहे। इसमें से आप देखेंगे चीफ जस्टिस हैं, गवाई साहब हैं, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा एंड सतीश चंद्र शर्मा। ये सारे लोग जो है आपके उसमें रहते हैं केस में। इसके बाद जजमेंट किन मामलों में दिया गया है ये हम देखेंगे। थोड़ा सा ये चलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे कभी कभी, तो क्षमा कीजिएगा। ये जो डिसीजन आया है, जो जजमेंट आया है, ये बेसिकली 2 इश्यूज पर आया। एक तो ये कि किसी एक कैटेगरी में क्या सब कैटेगरी को क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है या नहीं। तो आपको पता होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था पहले कि नहीं हो सकता। 2018 का जजमेंट था, चिन्मय का केस था वो, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इस जजमेंट में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में क्या हुआ कि जजमेंट जो है ये बेसिकली 2 मुद्दों पर आया है। पहला ये क्रीमी लेयर एससीज और एसटीज में होना चाहिए, और ये होगा ही होगा। अब तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट हो सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस मामले को। 7 जजेस की जो बेंच थी उसने ये कहा कि जो सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल कास्ट का उप वर्गीकरण अनुसूचित जातियों का या और अनुसूचित जनजातियों में और निचले और पिछड़े लोगों का कैटेगराइजेशन किया जाना ही सब क्लासिफिकेशन है। ठीक जैसे जितने लोग भी इंडियन पॉलिटी की मेरी क्लास कहीं भी किए होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में किए होंगे या फिर मेरे चैनल पे किए होंगे कभी कोरोना वगैरह के दौरान, या कहीं भी पढ़ा होगा किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उनको पता होगा कि मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट केवल पिछड़े वर्गों के लिए अप्लाई होता है, ये वास्तव में एससी और एसटीज के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। हमेशा से मैं कहता रहा हूं। तभी तो आरक्षण के संदर्भ में जो आर्टिकल 15(4) है
15(4) जो कहता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो। तो फिर बाद में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अभी जोड़ा गया, सवर्णों को, पिछड़े वर्गों, सवर्ण में जो पिछड़े वर्ग हैं उनका रिजर्वेशन। अब ध्यान देने की बात यह है, जैसे ही आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया और यह कहा गया कि ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे उनको सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सवर्णों का जो एक क्लास है, एक वर्ग है, उसमें सब क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 15(6) के तहत। इसी तरह से अब आप देखिए कि सब क्लासिफिकेशन अगर किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए एससी और एसटी में? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एसटी कैटेगरी है उसमें कुछ एक दो ही जातियां हैं जिनका सरकारी सेवाओं में ऑलमोस्ट प्रभुत्व बना हुआ है। तो वास्तव में जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जो दबे लोग हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, और कह रहे हैं यहां पर आप ध्यान दीजिए तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए सब कैटेगरी, एससी कैटेगरी में जो बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं, वेरी बैकवर्ड हैं, ज्यादा पिछड़ा है, एससी कैटेगरी में ही कोई तबका, तो उसको अलग करके सब कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो चिन्नैया जजमेंट था 2004 का, जिसमें कहा गया था कि सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसे ओवर रूल किया गया इस जजमेंट के द्वारा। ठीक, और क्या कह रहा है जस्टिस गवाही? कहते हैं कि जो 2006 में जर्नैल सिंह, लक्ष्मी नारायण गुप्ता और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2020, इन सभी फाइंडिंग्स में जो पाया गया था कि क्रीमी लेयर का प्रभाव या सिद्धांत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी जब तक लागू नहीं किया जाता है तब तक क्या नहीं होगा? करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर एससी और एसटी के अंदर में सब क्लासिफिकेशन करके जो पिछड़े वर्ग हैं उनको निकाला जाए, ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि भाई आप इतना कर सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास में आपने क्राइटेरिया बनाई है और ज्यादा क्रीमी लेयर के लिए, कि क्रीमी लेयर को हटा देना है, तो जो आपने ओबीसी के कंटेक्स में बनाई है, ना कि बैकवर्ड, आई एम सॉरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, उस सिद्धांत से जस्टिस गवाही कह रहे हैं कि उस सिद्धांत से भिन्न सिद्धांत अपनाया जा सकता है। द प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंट फ्रॉम द ओबीसीज। ये आप कर सकते हैं, सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन याद रखना है आपको एक जरूरी बात कि जब भी ऐसा कोई सब कैटेगराइजेशन या कैटेगराइजेशन किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नागराजन केस में पहले ही बोल चुकी है। नागराज केस में 2005 का केस है, 2006 का, उसमें पहले ही बोल चुकी है, 5 क्राइटेरिया दे देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहता है सुप्रीम कोर्ट नागराज केस में बहुत स्पष्ट तरीके से कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस तो ठीक है, लेकिन साथ का साथ यह भी जरूरी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट एडिक्वेट ना हो। जिनको आरक्षण देना है उनको कैसे आप सब कैटेगराइज करोगे, सब क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? तो उस उपवर्गीकरण के लिए
इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट रूप से दोहरा दी है कि क्या होना चाहिए, ये आपका क्लासिफिकेशन जो है ये कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए उसने कहा स्पष्ट रूप से कि भाई आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि जो सेवाओं में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है पहले से चला आ रहा है वह अप्लाई किया जाएगा, वह अप्लाई होगा। ठीक, चलिए अब ये भी कहा लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उपवर्गीकरण कर दिया जाए और उस उपवर्गीकरण को उस सब क्लासिफिकेशन वाले समूह को, ग्रुप को या क्लास को आप 100% रिजर्वेशन दें। 100% रिजर्वेशन का मतलब हुआ उतना ही जितना कि किसी कैटेगरी से सब कैटेगरी किया जा रहा है। मान लो एससी का जो रिजर्वेशन है तो एससी का पूरा रिजर्वेशन उस सब कैटेगरी को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या करना चाहिए तो ध्यान दीजिए यहां बहुत स्पष्ट रूप से ये बात लिखी हुई है मित्रों। ठीक है, यहां आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात लिखी हुई है और वो क्या है कि जो है आपका ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरिकल डाटा रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब क्लास। ध्यान रखिएगा वही बात जो मैं कह रहा था कि ये जो उपवर्गीकरण हो, सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में करें चाहे शेड्यूल ट्राइब में करें, जहां भी कर रहे होंगे उसको सब क्लासिफिकेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका जो डाटा हो वो एम्पिरिकल डाटा हो, यानी कि पूरे आंकड़े एकत्र किए जाएं। किस चीज के आंकड़े होने चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब क्लास इन द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट। सर्विसेज अंडर द स्टेट लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंडर द स्टेट। ठीक, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में उनका जो प्रतिनिधित्व है वह प्रतिनिधित्व अगर उपयुक्त नहीं है तो उसके संदर्भ में आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। फैक्चुअल डाटा के आधार पर ही यह संभव हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद एक और मुद्दा आया जो कि चिन्नैया केस में था। चिन्नैया जजमेंट में जब कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता तो उसमें आर्टिकल 341 का उद्धरण किया गया था, मींस रेफरेंस किया गया था। आर्टिकल 341 के संदर्भ में भी इस केस में संविधान पीठ ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जो कि 7 जजेस की थी, आप समझ ही रहे हैं इतनी देर से हम लोग वही बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 को चिन्नैया जजमेंट में ये मान लिया गया था कि यही है बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। ये गलत आकलन था। कहता है सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कि 341 ओनली डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ 341। आर्टिकल 341 क्या करता है, आरक्षण के उद्देश्य से जातियों को चिन्हित करने अकेले का प्रोविजन करता है 341। 341 बेसिस नहीं है रिजर्वेशन दिए जाने का। ठीक, ये जजमेंट आया यानी कि चिन्नैया जजमेंट को खारिज किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आप जान लीजिए कि आर्टिकल 341 का 2 क्लॉज है। ठीक है, जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं किसी राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, अगर वहाँ राज्य है तो गवर्नर से क्या करेगा, कंसल्टेशन करेगा और उस कंसल्टेशन के आधार पर वह शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल कास्ट का निर्धारण करेगा, ठीक है, या फिर ट्राइब्स का निर्धारण करेगा, ठीक है। ये देखें आप, कास्ट, ट्राइब्स, ठीक है, और जो जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में होगी, उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट में आने वाली और 341 क्लॉज 2 में ये कहा जाएगा कि शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आने के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है कौन जारी करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी कर देगा, राज्यों के राज्यपाल से कंसल्टेशन के आधार पर, ठीक। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए 341 का जो ये प्रोविजन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये वास्तव में क्या नहीं है, आरक्षण दिए जाने का आधार नहीं है। इसलिए चिन्नैया केस में जो डिसीजन दिया गया था कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता जातियों का, शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का, वो गलत था। एंड ऑन दैट बेसिस द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड द डिसीजन गिवन इन द चिन्नैया केस। क्लियर? यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब स्पष्ट है कि अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर अब आपको थोड़ी समझने की जरूरत है, जिसकी चर्चा अब मैं करने चल रहा हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है उसमें आते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, ठीक है, जिसे आप रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल मानते हैं, उसमें दो बातें करता है, दो प्रोविजंस करता है, ठीक है। कौन कौन से, तो आपको पता है कि वो प्रोविजन करता है कि, ब्लैक से लिखते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधियों का समान संरक्षण, ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है, इसी को आधार बनाया गया, इसी को बेसिस बनाया गया कैटेगोरिकल डिफरेंशिएशन के लिए। अर्थात यह राज्य को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, सक्षम बनाता है कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। और अगर किसी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसका भी आधार क्या हो गया, यही हो गया आर्टिकल 14 का ये वाला प्रिंसिपल, विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद रिजर्वेशन से संबंधित दूसरा आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल 15(4), फिर उसके बाद आर्टिकल 16(4), फिर उसके बाद फिर उसके बाद आर्टिकल 15(6), और फिर उसके बाद आर्टिकल 16(6). 15(4) क्या कहता है, ये कहता है कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस शुड बी द बेसिस टू ग्रांट द रिजर्वेशन। ये कहता है अनुच्छेद 15(4) की जब कभी आरक्षण दिया जाएगा तो आरक्षण के लिए जरूरी होगा, क्या जरूरी होगा, तो आरक्षण के लिए जरूरी होगा सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। फिर 16(4) क्या कहता है, कहता है
कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकेगा, जो विशेष प्रावधान किया जा सकेगा ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों। और इसी तरह से फिर जोड़ा गया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन, और फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया कि क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन 10%। क्लियर है। इसके साथ आप देखेंगे तो आज का जो डिसीजन है उसमें एक और बात आई है, ठीक है, एक और बात आई, और वो क्या बात है, वो बात है कि वो बात है आर्टिकल 341 की, यानी कि जो चिन्हीकरण है, आर्टिकल 341 के तहत जो चिन्हीकरण है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल कास्ट का जो मामला है आर्टिकल 341 में, उस पर भी आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें कि रिजर्वेशन को जो है कौन कौन आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए, तो 341 भी हो गया, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कास्ट की बात कर रहा है, जातियों के चिन्हीकरण की बात कर रहा है। इसलिए अभी आप देखें, यदि आप देखें तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं, बहुत प्रिसाइसली कहते हैं अपने जजमेंट में लिखते हुए, ठीक है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जान लीजिए, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये जो सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट होगा, ये किसी भी तरह से आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन भी 14, 15(4), 16(4) का वायलेशन नहीं है। और आप सब जान लीजिए, हमेशा एक बात याद रखना, आप पढ़ते तो हैं रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, लेकिन ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ना ही ये लीगल राइट्स हैं। दे आर अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग SCs एंड STs। क्लियर है। बैकवर्ड कह दीजिए तो सब आ जाता है, OBC, SC, ST सब आ जाएगा। और अब जो सब क्लासिफिकेशंस आगे किए जाएंगे वो भी बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार यदि रिजर्वेशन देना चाहती है तो दे सकती है, और यदि रिजर्वेशन ना देना चाहे तो आप कोर्ट जाकर के, फंडामेंटल राइट नहीं है तो रिट इश्यू नहीं करवा सकते, ठीक है, लीगल राइट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे विधिक अधिकार का, कानूनी अधिकार का वायलेशन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यदि यह जो है क्या कहते हैं चेंज हुआ है, तो ये वास्तव में एक पॉजिटिव चेंज है। न्यायाधीश महोदयों में से गवाई साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो SC कैटेगरी में ढेर सारी जातियां आती हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि अन्य जो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, सॉरी, ऐसा नहीं है कि सभी जातियां बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसी जातियां हैं या बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े हैं इन कंपैरिजन टू फ्यू फॉरवर्डेड पीपल। तो तर्क देता है सुप्रीम कोर्ट, लॉजिक देता है कि अगर ऐसा है, गवाई साहब अपने जजमेंट में लिख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर सोचने की बात है कि उनके अपलिफ्टमेंट का क्या होगा। अब एक प्रश्न यहां अंतिम उठता है कि क्या
यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति अन्याय नहीं है, इनजस्टिस नहीं है। तो वास्तव में इसका भी जवाब दिया न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और जवाब कैसा दिया? उन्होंने कहा कि जब किसी को रिजर्वेशन प्राप्त करने के पश्चात किसी एक पीढ़ी का अपलिफ्टमेंट इतना हो गया कि वो जनरल कैटेगरी के साथ कंधे से कंधा मिला के, यही वर्ड यूज किया गया, शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला करके चलने लग गया है, फॉरवर्डेड हो गया है, अग्रिम पंक्ति में आ चुका है, समर्ड कैटेगरी के बराबर में वो आ चुका है, तो अब उसकी अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये जजमेंट मैं बहुत वर्षों से सोच रहा था कि जब भी कभी इस पर चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट ये करेगी जरूर। ये जान लीजिए क्यों, उसका कारण जान लीजिए। उसका कारण ये है कि रिजर्वेशन के जितने सिद्धांत हैं, रिजर्वेशन के जितने सिद्धांत हैं, ठीक, मींस सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक, फिर अभी आप देख लो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, ये जितना भी है, सपोज कीजिए कि मैं एक रिजर्व कैटेगरी से हूं और मेरे वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। और मैं बन गया आईएएस, मैं क्या बन गया? आईएएस बन गया। तो मैं अगर आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया या किसी और सर्विस में चला गया, क्लास 1 क्लास 2 सर्विस में पहुंच गया, तो आप मुझे बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा आधार है जो अभी भी मेरे साथ लगा हुआ है या बना हुआ है? क्या मैं अब भी सामाजिक रूप से पिछड़ा होऊंगा आईएएस बनने के बाद? आर्थिक रूप से पिछड़ा रहूंगा या शैक्षिक रूप से पिछड़ा रहूंगा? नो, नथिंग एट ऑल। और यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और तर्क जो मैं अंत में दे रहा हूं ये विश्लेषण है। जब आप कहोगे, प्रश्न पूछ सकता है कि क्या ये अन्याय नहीं है, तो अन्याय नहीं है का तर्क ये वाला होगा, ध्यान रखना है इस बात को कि भाई ये अगर क्रीमी लेयर नहीं लगाया जाता है एससी और एसटी के मामले में, तो वास्तव में यह संविधान के अंतर्गत जो उसकी मूल भावना है आरक्षण के संदर्भ में, वही वायलेट हो जाती है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले किसी अच्छे और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। थैंक यू।